हेडिंग लिखो आप लोग, वन सैंपल टी टेस्ट। हेडिंग लिखो, वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है। अच्छा, सवेरे में हम लोगों ने कुछ कुछ देख लिया था, एक बार इसको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें हमने देखा था कि क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 3 अलग अलग सिचुएशन में देखा था हमने। एक सिचुएशन देखा था फर्स्ट वाला ये कि जब आपको राइट टेल टेस्ट का क्रिटिकल वैल्यू निकालना रहेगा तो आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, एक अल्फा का वैल्यू और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी एक सिंबल है, हाँ इसको थोड़ा याद रखेंगे। इसको पढ़ा जाता है न्यू। क्या पढ़ते हैं बताओ? यही स्पेलिंग है, NEW नहीं, न्यू। ग्रीक लेटर है ये एक तरीके का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह कभी कभार आपको ये वाला सिंबल मिल सकता है। ये मतलब बेसिकली V जैसा है, ठीक है, बट एग्जैक्टली V नहीं है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल है। अल्फा का मतलब क्या था आपका? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल, जिसका मतलब आपको अपने आंसर पे कितना ट्रस्ट है कि कितना ट्रस्ट नहीं है, कितना ट्रस्ट नहीं है, वो था इसका मतलब। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल मैंने आपको बताया कि न्यू था। और सुबह हमने देखा था कि राइट टेल टेस्ट का क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, और ये निकालने के बाद में फोटो आपको ये वाला सोचना था। अभी ये निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल था कि आपको अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों दिया हुआ है, टेबल के अंदर में आपके पास में वैल्यू अवेलेबल हो जाएगा, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। और सुबह मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था आज आपको कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा। तो ये हो गया आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। इसका इंटरप्रिटेशन रहेगा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, जिस पॉइंट पर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब कभी भी आप राइट टेल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप इस साइड के, राइट साइड के एरिया को क्या करोगे? शेड करो। ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट टेल में मैंने आपको समझाया था, इस डायग्राम को देख लो, कि टेबल से हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। सिमेट्रिक होने की वजह से अगर सपोज करो कि ये वाला आपका क्रिटिकल वैल्यू आ रहा है राइट टेल टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो नेगेटिव लगा देने पे एग्जैक्टली जितना एरिया इस लाइन के उस तरफ होगा, नेगेटिव वैल्यू के इस तरफ भी एग्जैक्टली इसके बराबर का ही एरिया होगा। तो लेफ्ट टेल टेस्ट का क्रिटिकल वैल्यू निकालने का तरीका आपकी ये होता था कि टेबल से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और आप शांति से उस पर क्या लगा दो? माइनस साइन। माइनस साइन लगाने के बाद ये जो नंबर आएगा वो लेफ्ट टेल टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये वाला पॉइंट का वैल्यू बता देगा। इस पॉइंट पर वापस आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सिंस यहाँ पर आप बात कर रहे हैं लेफ्ट टेल टेस्ट के बारे में, तो शेडेड रीजन जो है वो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। फिर आता था आपका टू टेल टेस्ट का सिचुएशन। तो टू टेल टेस्ट में क्या होता था कि अल्फा को पहले आप डिवाइड कर दोगे 2 से, डिवाइड करने के बाद नया अल्फा आ जाएगा आपके पास में। नए अल्फा के करस्पॉन्डिंग आप टेबल से देख के वैल्यू निकाल लो पहले, और इस वैल्यू का एक बार आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लेना है और एक बार आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेना है। पॉजिटिव वाले को राइट साइड में प्लॉट करूँ, नेगेटिव वाले को लेफ्ट साइड में प्लॉट करूँ। और टू टेल टेस्ट में जो शेडेड रीजन आपको बनाना है वो आप थोड़ा सा इधर भी शेड करोगे और थोड़ा सा आप उधर भी शेड करो। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? इसके बाद में आता है आपके वन सैंपल टी टेस्ट, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, 4 मार्क की कैटेगरी में, या मान लो कि 5 मार्क की कैटेगरी में भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाना। सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट क्या है, तो ये आप समझो कि लिटमस पेपर टेस्ट जैसा है। क्या करके देगा ये आपको? तो ये आपको ये डिसाइड करके देगा कि आपके द्वारा चूज किया गया या आपके द्वारा प्रेडिक्शन किया गया नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर में कौन सही है और कौन गलत है। एक बार फिर बताता हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ लिटमस पेपर टेस्ट। ये क्या करके देगा आपको आउटकम में? नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में किसको ट्रू मानना है और किसको फॉल्स मानना है, उस चीज का क्लैरिफिकेशन आपको ये वाला टेस्ट देगा। ठीक है मेरे ख्याल में? एक बार रीड करके देखो इसको। इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू कंपेयर द मीन ऑफ रैंडम सैंपल विद द पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। Instead, sample standard deviation is known. Rule for using this test is shown in the following table. अभी यहाँ पर देखो, एक दो चीज़ है, ये याद रखना कि ये लाइन में अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है आपको कि वन सैंपल टी टेस्ट का बेसिक क्राइटेरिया क्या है। उस टाइम पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता होता है कि हमको नहीं पता होता, तो बोल देना कि नहीं पता होता थियोरेटिकल के हिसाब से। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसको मैं समझाता हूँ। ये बेस ठीक है, इसमें और कुछ बताने का जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, अभी आप ध्यान से धीरे धीरे सुनना। अगला 5-7 मिनट जो है बहुत क्रूशियल है आपके लिए। ठीक है ना? आज सवेरे ही हमने देखा कि लेफ्ट टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। राइट टेल टेस्ट का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है ये हमको कैसे पता चलता है? क्रिटिकल पॉइंट से। किससे पता चलता है? ये हमको क्रिटिकल पॉइंट से। लेफ्ट टेल टेस्ट में डायग्राम हम ऐसा बनाते हैं, और ये वाला वर्टिकल लाइन कैसे पता चलता है हमको? फिर से क्रिटिकल वैल्यू से। और टू टेल टेस्ट में हमारा डायग्राम इस टाइप का होता है, और उसमें ये वाला वर्टिकल लाइन और ये वाला वर्टिकल लाइन हमको कैसे पता चलता है? फिर से क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, राइट टेल टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास में क्या क्या चीज के हेल्प से आ जाएगा? अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हेल्प से आ जाएगा।
अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको हर क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ रहेगा। तो अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम देख के, और राइट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है कि टू टेल टेस्ट है, ये चीज कैसे पता चलेगा? तो आज ही सुबह ये भी बताया था कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे आपको फोकस करना है। आपने जो भी कुछ एजम्पशन बना रखा है उसमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिस तरफ इंडिकेशन कर रहा होगा उसके हिसाब से आप चूज करेंगे। एक बार ये वाला चीज मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको। ये चीज देखो, यहां मैंने आपको बोला था कि नल हाइपोथेसिस चूज करते समय आपके पास में 3 टाइप का ऑप्शन रहेगा कि या तो आप नल हाइपोथेसिस में म्यू को किसी से इक्वल मान लो, या फिर म्यू को किसी से ग्रेटर मान लो, और या फिर म्यू को किसी से लेस मान लो। अगर आपने नल में म्यू को इक्वल माना है तो ऑल्टरनेट में ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट होना चाहिए। तो नल में अगर इक्वल है तो ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। नल में अगर ग्रेटर देन है तो ऑल्टरनेट में लेस देन, और नल में अगर लेस देन है तो ऑल्टरनेट में ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्रेटर देन, क्योंकि ऑपोजिट होना है नल को और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट के बिहेवियर पे फोकस करना है आपको। अगर ऑल्टरनेट बोलता है कि किसी नंबर के राइट साइड जाने का मन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे राइट टेल का सिचुएशन। अगर ऑल्टरनेट बोलता है कि किसी के लेफ्ट में जाने का मन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग लेफ्ट टेल का सिचुएशन। और ऑल्टरनेट अगर बोलता है कि हमको किसी से इक्वल नहीं रहने का मन कर रहा है, तो इक्वल नहीं रहने का मतलब कि लेफ्ट में भी मूव ऑन हो सकता है और राइट में भी मूव ऑन हो सकता है, तो इसको कौन सा सिचुएशन बोलेंगे? हम टू टेल का। तो हमारे हाइपोथेसिस के फ्रेमिंग में ही हमको समझ में आ जाएगा देख के कि एम आई डीलिंग विथ राइट टेल टेस्ट, और आई एम डीलिंग विथ लेफ्ट टेल टेस्ट, और आई एम डीलिंग विथ टू टेल टेस्ट। तो जैसा टेस्ट से मैं डील कर रहा हूं अकॉर्डिंगली पिक्चर मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर राइट टेल टेस्ट का सिचुएशन है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, और शेडेड रीजन किस तरफ होगा? आपका राइट साइड में। लेफ्ट टेल टेस्ट का सिचुएशन है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, शेडेड रीजन किधर होगा? लेफ्ट में। और टू टेल का है तो शेडेड रीजन किधर होगा? थोड़ा राइट में भी होगा और थोड़ा लेफ्ट में भी होगा। शेडेड रीजन आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्रिटिकल वैल्यू के हेल्प से। क्रिटिकल वैल्यू कैसे मिलेगा? अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हेल्प से। अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद में क्या है, देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाला फोटो बनाना तो समझ में आ गया। अब इस फोटो के अंदर में आप समझोगे राइट टेल टेस्ट के टाइम पर आप जब एक्चुअली फोटो बनाओगे तो सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट आप शेडेड रखोगे, ऑरेंज वाला पार्ट आपके कॉपी में ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इसमें भी ब्लू वाला पार्ट आपकी कॉपी में शेडेड रहेगा, ऑरेंज वाला पार्ट आपकी कॉपी में क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। इसमें भी ब्लू वाला पार्ट इधर और इधर थोड़ा थोड़ा शेडेड रहेगा, और आपकी कॉपी में जब आप ये फोटो बनाएंगे तो ये ऑरेंज वाला पार्ट क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। यहां तक बात समझ में आता है। अब जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। क्या बोलते हैं बताओ? और जो ब्लू वाला शेडेड एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। क्या बोलते हैं बताओ? रिजेक्शन रीजन। फिर से मैं बताता हूं, ऑरेंज वाला या आपके कॉपी के हिसाब से नॉन शेडेड एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेप्टेंस रीजन। शेडेड एरिया को या फिर ब्लू वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? रिजेक्शन रीजन। चलेगा यहां तक। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आपको ये समझना है कि एक्सेप्टेंस रीजन या रिजेक्शन रीजन का जो ताड़ है वो जुड़ा हुआ है नल हाइपोथेसिस से। किससे जुड़ा हुआ बताओ? नल हाइपोथेसिस। और करना क्या है वो समझना आप ध्यान से। जैसे ही आपके पास में अल्फा अवेलेबल हो जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल हो जाएगा, इमीडिएटली आपके पास में क्रिटिकल वैल्यू अवेलेबल हो जाएगा। फिर डिपेंडिंग ऑन कि आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखने में कैसा था, आपको पता रहेगा कि आप इससे डील कर रहे हो, इससे डील कर रहे हो या इससे डील कर रहे हो। तो क्रिटिकल वैल्यू और टाइप ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देख के इमीडिएटली व्हाट कैन यू ड्रॉ? यू कैन ड्रॉ योर डायग्राम, वेदर यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस और दिस और दिस। डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। इस चीज को हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसके अंदर में देखो क्या क्या चीज चाहिए होगा। एक्स बार का मतलब हो गया सैंपल का मीन, ध्यान से सुनते जाना। एक्स बार का मतलब क्या हो गया? सैंपल का मीन। म्यू नॉट का मतलब हो गया पॉपुलेशन का मीन, ये दिया हुआ रहेगा आपको पहले से। ठीक है। एस का मतलब हो गया सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, एन का मतलब हो गया आपका सैंपल साइज। इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू निकालना है। ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि ये जो टी का वैल्यू आया, इससे रिलेटेड जो पॉइंट होगा वो आपके फोटो के अंदर में कौन से रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है। ऐसे जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, सोचना आप। मान लो कि ये वाले का वैल्यू है 5, ऐसे रैंडम। ठीक है। इसका वैल्यू कितना है बताओ? 5। और मान लो कि आपने ये टी वैल्यू सॉल्व किया और सॉल्व करने के अंदर टी वैल्यू का आंसर आया 7। ठीक है। तो 7 आने का इंटरप्रिटेशन क्या? वो 7 किधर लाई कर रहा होगा बताओ मेरे को? मेरे ख्याल में वो जो 7 का वैल्यू है, मैं पिंक कलर से मार्क करता हूं, इधर कहीं पे आएगा। राइट, आया बात समझ? तो इस टाइम पर आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक टी का वैल्यू जो है वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है कि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है? रिजेक्शन रीजन। और रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन का तार जुड़ा हुआ किससे है? नल हाइपोथेसिस। ठीक है। तो अगर आपका टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू या फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, दैट मीन्स कि जो भी आपने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम कर रखा है उसमें से नल को आप कर दो रिजेक्ट और अल्टरनेट को आप कर लो एक्सेप्ट, क्योंकि एक तो एक्सेप्ट होना ही है दोनों में से।
आया बात समझ। फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल वैल्यू तो फिक्स रहेगा आपका 5 ही है, ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक को सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर जाए। मान लो कि आपने सॉल्व किया, क्रिटिकल वैल्यू आपको दिया हुआ था 5 और जो टी वैल्यू कैलकुलेटेड आया है आपका या टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो वैल्यू आया है वो आता है सपोज करो 3, तो उस केस में वो किधर फॉल करेगा सोचो, एक्सेप्टेंस रीजन में। और इसका कंक्लूजन ये होगा कि फिर आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ये आइडिया है मोटा मोटा। बोलो रिपीट करूं कि हो जाएगा? एक बार फिर से वैसे बोल देता हूं, हालांकि सब चीज इस पेज में लिखा हुआ है। देखो ये रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस रूल है, ये वाले पेज में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड टी वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दिस इज कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। और जो मैंने आपको समझाया वो यहां लिखा हुआ है। इफ द कैलकुलेटेड टी वैल्यू लाइज इन द रिजेक्शन रीजन देन रिजेक्ट एच नॉट एक्सेप्ट alternate hypothesis, and if calculated t value lies in acceptance region then accept h naught and reject h। आप ऐसे समझो कि acceptance region और rejection region का जो connection है that is only related to what? h naught, ठीक है। wherever your t falls that reaction will be done on h naught। if t falls in acceptance तो h naught को accept करो and ha is the opposite statement तो immediately क्या हो जाएगा? reject। एंड इफ द टी वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन तो वो रिएक्शन फिर से किस पे शो करना है आपको? एच नॉट पे, कि एच नॉट को रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट किसको कर लो? एच ए को एक्सेप्ट कर दो। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? ठीक है। अभी ये सब जो मैंने आपको बोला ये सारा का सारा एक टेबल में सम अप कर सकते हैं। बुक में ये टेबल दिया रहता है, बुक में ये वाला बैकग्राउंड नहीं है ढंग से अवेलेबल, ठीक है। बुक में ये टेबल दिया हुआ है, हालांकि टेबल भी एक ही बात बोल रहा है जो मैं आपको समझा रहा था, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर देखो लोअर टेल बोल रहे हैं, ये लेफ्ट टेल बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये क्यों? क्योंकि इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेफ्ट में जाने का डिमांड कर रहा है। इसको कह रहे हैं राइट टेल क्योंकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस राइट में जाने का सोच रहा है। इसको कह रहे हैं टू टेल क्योंकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है कि हमको किसी से इक्वल नहीं होना है, तो लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी जा सकता है। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये आपका वो लिटमस पेपर है जो आपको बताएगा किसको रखना है किसको छोड़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। वन सैंपल से डील करोगे तो सैंपल साइज अगर आपका n है तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम इमीडिएटली कितना हो जाएगा आपका n-1। एंड ये वाला जो लाइन है ना इसको जस्ट आप ऐसे ही याद करके रख लो, हालांकि चलो समझा भी सकता हूं थोड़ा सा। सपोज करो कि आप लोअर टेल टेस्ट से अगर डील कर रहे हो तो जो मैंने आपको पहले समझाया फोटो वोटो के हेल्प से, उसमें कब रिजेक्शन कब एक्सेप्टेंस सोचो। ये जो लाइन है आपका ये कौन है? ये है मेरे ख्याल में टी ऑफ अल्फा, राइट? क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। अभी रिजेक्शन किधर है? इधर, ठीक है ना। अब कोई अगर यहां आके फॉल करना चाहता है तो उसके लिए टी का आंसर कैसा होना पड़ेगा सोचो एक बार। टी हैज टू बी लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। आ रहा बात समझ? तो यही चीज वहां पे समझाया हुआ है कि अगर टी का खुद का आंसर माइनस ऑफ टी अल्फा और लेफ्ट टेल टेस्ट के टाइम पर माइनस ऑफ टी अल्फा ही क्या है आपका? क्रिटिकल वैल्यू। तो अगर टी का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू टी माइनस ऑफ टी अल्फा होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको? रिजेक्ट एच नॉट। दिस इज एग्जैक्टली सेम ऑफ व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर। लेकिन ये लाइन भी आपको आई विल से कि थियोरेटिकली याद रहना चाहिए क्योंकि एजर्शन रीजनिंग या मान लो कि एमसीक्यू में ये देके भी पूछ सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। सिमिलरली आप देखो कि राइट टेल टेस्ट में वो क्या करने के लिए कह रहा है आपको टेबल के अंदर में कि रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन टी अल्फा। सोचो कि क्या ये अलग है जो हमने यहां पढ़ा था उससे ना। यहां पर आप वापस से देखो कि ये जो 5 था यही तो टी अल्फा था आपका, ये क्रिटिकल वैल्यू था। अब अगर रिजेक्शन होना है एच नॉट का तो टी का खुद का वैल्यू कैसा होना पड़ेगा? रिजेक्शन रीजन में जाने के लिए टी अल्फा से बड़ा होना पड़ेगा। आया बात समझ? तो इस सिचुएशन में रिजेक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बताओ? टी हैज टू बी ग्रेटर देन टी अल्फा। नहीं आया समझो? यहां पर क्या होना पड़ेगा? टी हैज टू बी लेस देन टी अल्फा। और यहां पर आप पहली देख लो, यहां पर मेरे ख्याल में टी हैज टू बी आइदर ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 और टी हैज टू बी लेस देन नेगेटिव ऑफ टी अल्फा बाई 2। सही कह रहा हूं? और यही चीज आप देखेंगे कि टेबल में भी लिखा हुआ है, ठीक है मेरे ख्याल में। चलेगा यहां तक? अब इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। एक इसका मेथड 2 भी है, इसको लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। चलो इसको देखो, लिखूं। Consider the following hypothesis test, ये वाला। A sample of 25 provided a sample mean of इतना, sample standard deviation of इतना, compute the value of test statistic at alpha equals to 0.05, what is your conclusion? ठीक है। इसमें आपको नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम नहीं करना है, फ्रेम करके ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक फॉर्मेट में मैं इस चीज को लिखाता हूं आपको, आप धीरे धीरे उसको अपने दिमाग में सेटल करने या ट्राई करना। सबसे पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई कौन सा टेल टेस्ट है, राइट टेल, लेफ्ट टेल, कौन सा टेल। ऑल्टरनेट को देखना है आपको, वो 12 के आगे जाने का डिमांड कर रहा है, मतलब राइट टेल टेस्ट होगा। लिखूं,
इट इज अ राइट टेल टेस्ट। सबसे पहले तो ये मेंशन करो, इट इज अ राइट टेल टेस्ट। ठीक है, अच्छा ये जो आदमी होता है ना जिससे म्यू कंपेयर्ड रहता है वही एक्चुअली म्यू नॉट होता है। ठीक है ना, म्यू मतलब किसका मीन था, रिकॉल करो, पॉपुलेशन का कि सैंपल का, पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन का कंपैरिजन 12 से हो रहा है, तो जिस नंबर से पॉपुलेशन के मीन का कंपैरिजन हो रहा है आपके हाइपोथेसिस में वही आपका म्यू नॉट। ठीक है, तो लिखो हियर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 12। एक एक करके पहले सारा लिखवा देता हूं, ध्यान से देखते जाना। म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 12, सैंपल ऑफ 25 का मतलब n इक्वल्स टू 25, लिखो n इक्वल्स टू 25, x बार इज इक्वल्स टू 14, s इक्वल्स टू 4.32। चलेगा यहां तक। अब सबसे पहले पार्ट में देखो क्या बोला आपको, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि t। t का फॉर्मूला क्या था बताओ, x बार माइनस, एक सेकेंड, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई s बाय रूट ओवर n। इसको आप चाहो ना तो ऐसे याद रखा करो कि x बार बाय मतलब माइनस म्यू नॉट बाई s और होल्डिंग इनटू रूट n, ऐसे याद रखो आप, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, अब वैल्यूज वगैरह डालो और देखो कि क्या आता है t का आंसर। सो t इज इक्वल्स टू x बार आपको कितना दिया हुआ 14 माइनस म्यू नॉट कितना दिया हुआ म्यू नॉट 12 अपॉन s कितना था 25 एंड होल्डिंग इनटू रूट ओवर n था आपका शायद, अच्छा नहीं गलत बोल दिया, s था 4.32 और n कितना था आपका 25। सो ये कितना आएगा बताओ 2, सही है ना यहाँ तक सब कुछ, अपॉन 4.32 इंटू 5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये मिला के 10 और यहाँ से शायद 1000 आ जाएगा क्या, तो 1000 अपॉन 432 देखो कितना आ रहा है 2.1। ये टी वैल्यू है आपका 2.31 की 1331 2.31। तो पहले पार्ट का आंसर यही होगा कि t इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2.3। चलेगा यहां तक, बोलो। मैं आऊंगा लास्ट में, कंक्लूजन दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहां तक ठीक है सब कुछ, t निकाल लिया मैंने एक बार। अब आप यहां पर देखो कि फर्स्ट पार्ट में आपसे वो t का ही आंसर मांग रहा था, तो t का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हर बार यही वाला यूज करना है। वैल्यूज आपको सारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, बिठाओ और t निकल गया आपका। उसके बाद में सेकंड पार्ट को आप देखो कि आपको बोल रहा है कि अल्फा को इतना मान के आपका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन क्या है का मतलब ये हुआ कि नल और ऑल्टरनेट में आप किसको राइट मानते हो और किसको आप रॉन्ग मानते हो। ठीक है, ये कंक्लूजन का मतलब है। और अल्फा इक्वल्स टू आपको कितना बोला हुआ बताओ 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम खुद निकाल सकते हैं, अगर सैंपल साइज आपका 25 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपका 24। लिखो सेकेंड पार्ट के लिए अल्फा इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट के लिए अल्फा इक्वल्स टू, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट के लिए अल्फा इक्वल्स टू 0.05 शायद ना, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम म्यू इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 24। ठीक है, यहां तक चलेगा। अब एक बार ना कुछ लिखो मत, अब मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं, उसको ध्यान से सुनो। टी निकालने वाला पार्ट समझ में आया, ये हमेशा इसी फॉर्मूले में वैल्यू बैठा के सब कुछ निकलेगा ये। ठीक है, तो इसमें तो कुछ माथापेची का काम है नहीं। सेकेंड पार्ट में जब भी कंक्लूजन आपसे मांगेगा, दैट मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि भाई इन दोनों में से किसको आप सही मानते हो, किसको आप गलत मानते हो। उसके लिए आपको चाहिए होगा क्रिटिकल वैल्यू, और साथ ही साथ इस बात का इन्फॉर्मेशन कि जो आपने ये डेवलप किया है वो कौन से टेल टेस्ट को रिजेंबल कर रहा है। तो ये राइट टेल को रिजेंबल कर रहा है, ये तो क्लियर है हमको। कंक्लूजन बताना है हमको। अब कंक्लूजन के लिए हमको क्या चाहिए होगा, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को एक बार निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ, यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा और ब्रैकेट में रहेगा आपका म्यू। तो अल्फा कितना आएगा बताओ 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 24। ये चीज आप लोग एक बार अब टेबल में देख के बताओ कितना, 1.71 और एक 1। चलेगा यहां तक। अब इसके बाद में जो मैं कह रहा हूं ना उसको प्लीज ध्यान से थोड़ा सुनना। एक्चुअल में मैं इस टेबल को थोड़ा सा भी लाइक नहीं करता हूं,
कि मतलब ये क्या दिया है नहीं दिया है इसको, लेकिन थियोरेटिकली आप बस याद करके रखो क्वेश्चंस में, लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप वैसे सोचना, हर बार आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा टेल टेस्ट है, कौन सा है ये राइट। उससे इमीडिएटली इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि फोटो कैसा बनाना है आपको, शेडेड रीजन किधर रखना है आपको। ठीक है, तो आपके दिमाग में फोटो ऑब्वियसली सुबह से यही सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्लियर हो जाना चाहिए कि फोटो बनेगा ऐसा। क्रिटिकल वैल्यू आया है ये वाला, दैट मीन्स कि वर्टिकल लाइन आप बनाओगे ऐसा जहां पर इस पॉइंट का वैल्यू कितना रहेगा बताओ, 1.711, और ये आपका क्रिटिकल वैल्यू। ओके, आया समझ? शेड किधर करना है, शेड उधर ही करना है, ये बात। अब आपको आराम से सोचना है कि जो आपका टी वैल्यू आया था वो शेडेड रीजन में जाएगा कि नॉन शेडेड रीजन में जाएगा। आराम से कह सकते हैं कि शेडेड रीजन में जाएगा, और शेडेड रीजन में अगर वो चला गया, ये आपका टी है। ओके, और टी का आंसर कितना आया था आपका 2.31, और शेडेड रीजन में अगर वो चला गया तो खुद से सोचो कि वो रिजेक्शन में चला गया कि एक्सेप्टेंस में आ गया। और ये शेडेड नॉन शेडेड का रिश्ता आना था किसके साथ है, नल के साथ में। तो उसके रिजेक्शन में जाने का इंपैक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, नल पे पड़ेगा। क्या बोलोगे आप बताओ, रिजेक्ट नल एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेट। आया समझ? लिखो हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू ऐसे लैंग्वेज में लिख देना आप, कैलकुलेटेड टी वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू ग्रेटर देन, कैलकुलेटेड टी वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। नीचे लिखना देयरफॉर वी रिजेक्ट H नॉट, we reject H naught and accept HA and accept HA। ठीक है, चलो इसमें तो लिख लिया, लास्ट लाइन एक बार पढ़ के बताओ तो क्या लिखा हियर। पहली एक चीज लिखा ना कि क्या, कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर वी रिजेक्ट H नॉट एंड एक्सेप्ट HA। चलेगा यहां तक? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे को करना है आपसे, आपको प्रोबेबिलिटी का मेरे ख्याल में बर्नौली ट्रायल थोड़ा सा याद होगा। ठीक है, अभी बर्नौली ट्रायल में जब कोई बच्चा उसको नया नया पढ़ता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यार जो हमारा सक्सेस है और जो हमारा फेलियर है उसको अगर हम क्रिस क्रॉस कर दें तो हमारा आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। जबकि यथार्थ कुछ और है। यथार्थ है कि सक्सेस फेलियर आपको जो मर्जी जो मानना है मान लो, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको आप ढंग से फुलफिल करो एंड एट द एंड यू विल सी कि आंसर सेम आ रहा है। Whatever you take as success or whatever you take as failure doesn't matter। आया बात समझ? उसी तरीके से एक चीज याद रखना कि नल हाइपोथेसिस में आपने क्या माना और ऑल्टरनेट में आपने क्या माना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके फाइनल कंक्लूजन पे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मतलब गलत वे में मत लेना बस। ठीक है, आप नल किसको मानते हैं, ऑल्टरनेट किसको मानते हैं, इससे फाइनल कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल कंक्लूजन में इसमें क्या हुआ, किसको आपने एक्सेप्ट किया और किसको आपने छोड़ दिया बताओ। HA को एक्सेप्ट किया, तो बेसिकली व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यू आर ट्राइंग टू से कि म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 12 आना चाहिए। अभी मेरा ये कहना है देखो कि अगर मैं H नॉट और HA को एक्सचेंज भी कर दूं ना तो भी मेरा आंसर सेम रहे। इस चीज को वंस इन फॉर ऑल में इस क्वेश्चन में आपको करके दिखा देता हूं, आगे हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना आप कि H नॉट आपने किसको माना है, HA आपने किसको माना है, इससे आपके कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां दिखाता हूं। सपोज करो कि इस सेम क्वेश्चन में H नॉट और HA का हालत ये वाला होता। लेट्स से कि H नॉट आपका हो जाता म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और HA आपका हो जाता म्यू लेस देन 12। उल्टा कर दिया मैंने इसको। हाँ, नहीं, इसका थोड़ा अलग रहता है। आप सवेरे वाला एक चीज थोड़ा सा याद करो, एस्टिमेशन थ्योरी एक्स बार से हम काम तब करते हैं जब हमारे पास में पॉपुलेशन पैरामीटर का कोई प्रीवियस आइडिया नहीं होता इन क्वेश्चंस में, लेकिन प्रीवियस आइडिया आपके पास में पहले से रहेगा। तो इसीलिए प्रीवियस आइडिया अगर आपके पास में है तो फिर आप ये वाला यूज करोगे, एस्टिमेशन वाला यूज नहीं करोगे। अच्छा, नेक्स्ट में क्या कह रहा था देखो कि अगर H नॉट और HA को एक्सचेंज कर दिया जाए तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? जैसे ही ऐसा बना दिया तो सबसे पहला चेंज क्या आएगा बताओ, ये राइट टेल था वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टेल हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनते जाना बस। हाँ, ये हो जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट, पहला बात। दूसरा बात कि टी का वैल्यू तो आई डोंट थिंक कि चेंज होगा, चाहे लेफ्ट टेल हो चाहे राइट टेल हो, फॉर्मूला तो ये रहना चाहिए। तो टी का वैल्यू आपको कितना आएगा उस सिचुएशन में भी, बोलो? नहीं, टी मतलब कैलकुलेटेड टी,
2.3 जो था वो रहेगा। आया मेरे ख्याल में समझ में आपको बात। लेफ्ट टेल टेस्ट अगर है तो फोटो कैसा बनाओगे? ठीक है, मतलब शेडेड रीजन लेफ्ट में होना चाहिए बेसिकली, राइट। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू भी मेरे को लगता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो क्रिटिकल वैल्यू राइट के हिसाब से तो सेम रहेगा। फिर लेफ्ट टेल में अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा बताओ? -1.71 चलेगा यहाँ तक, शेडेड रीजन यहाँ पे। क्लियर मेरे ख्याल में? आप एक बार प्लीज ध्यान से सुनते जाओ, मैं लास्ट में फिर बोल दूंगा ड्रॉ करना है कि नहीं करना है। मैं बस इतना आपको यहाँ पर कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को एक्सचेंज करने के बाद में भी अगर आप सेम टू सेम काम को परफॉर्म करते हैं ना, तो लास्ट में जो कंक्लूजन आपको मिलेगा वो चाहे आप इसके हेल्प से निकालो चाहे आप इसके हेल्प से निकालो, इट इज गोइंग टू कम आउट सेम। ठीक है, उस चीज को मैं कन्विंस करना चाह रहा हूँ आपको एग्जाम्पल देकर। अब ध्यान से सुनो, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये कौन सा था बताओ? राइट टेल। अगर एक्सचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट टेल। राइट टेल में जो टी वैल्यू आया लेफ्ट टेल में भी टी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि फॉर्मुला पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है लेफ्ट टेल राइट टेल से, फॉर्मुला तो सेम है आपका। तो टी वैल्यू हमने मान लिया कि हमारा इतना ही आ रहा है। क्रिटिकल वैल्यू का भी राइट टेल के हिसाब से जो आया था लेफ्ट टेल में बस उसी में माइनस साइन लग जाता है। बस ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आएगा यहाँ पर कि अगर आप लेफ्ट टेल टेस्ट से डील करें तो फोटो आपका एकदम अलग टाइप का बनेगा। शेडेड रीजन राइट टेल में यहाँ कहीं पर होता था इसके राइट साइड में, लेफ्ट टेल में आपका शेडेड रीजन इधर आएगा। तो अभी आपका ये शेडेड वाला पार्ट है रिजेक्शन रीजन और ये वाला पार्ट है आपका एक्सेप्टेंस रीजन। आपका जो टी वैल्यू है किधर लाई करेगा बताओ? राइट में। तो राइट में लाई करने का मतलब इस बार वो कहाँ लाई कर रहा है? एक्सेप्टेंस में लाई कर रहा है। और इस सिचुएशन का फिर आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कि वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये कंक्लूजन सुनने में अलग फील होगा आपको। इस वाले में यू आर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस एंड इस वाले में यू आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। लेकिन आप फाइनल इंपैक्ट देखो, इसमें नल को रिजेक्ट करके फाइनल कंक्लूजन एक्चुअली आपको मिला क्या? म्यू ग्रेटर देन 12 मिला, और इसमें नल को एक्सेप्ट करके भी वही मिला है। सोचो, आया बात समझ? तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये दोनों सिचुएशन में सुनने में अलग लगता है बट इंपैक्ट में इफेक्ट में इट इज एक्चुअली सेम। मैं फिर बता देता हूं, इसका लास्ट अपना क्या आया था बताओ? कि वी रिजेक्ट नल एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेट, और उसका इंपैक्ट क्या था कि म्यू को आप क्या मान के चल रहे थे? ग्रेटर देन 12। इसमें क्या हुआ फाइनली सब कुछ करने के बाद? एक्सेप्ट नल एंड रिजेक्ट ऑल्टरनेट। सुनने में तो पूरा ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन उसमें भी ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करने के बाद में म्यू ग्रेटर देन 12 आया था, और इसमें नल को एक्सेप्ट करने के बाद में रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? म्यू ग्रेटर देन 12 भी तो आ रहा है। आया बात समझ? तो इस चीज को लेके थोड़ा क्लियर रहना आप कि नल और ऑल्टरनेट को आप कैसे भी फ्रेम करो डजंट मैटर, जब आप प्रॉपर्ली उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो आपका कंक्लूजन आएगा और उस कंक्लूजन का जो वैल्यू वगैरह मिलेगा ना आपको, दैट इज गोइंग टू बी सेम। चाहे आप ऐसे डील करो चाहे आप ऐसे डील करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। तो देखो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने पहले सीखा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का तरीका क्या रहेगा अप्लाई करने का। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा दिया है कि नल और ऑल्टरनेट आपका चाहे कुछ भी हो, अगर आपने सारा कैलकुलेशन ये सब ढंग से परफॉर्म किया है तो लास्ट में जाके जो कंक्लूजन से आपको रिजल्ट मिलेगा ना, कंक्लूजन सुनने में अलग लग सकता है। जैसे यहाँ पर यू आर रिजेक्टिंग नल एंड एक्सेप्टिंग ऑल्टरनेट, यहाँ पर यू आर एक्सेप्टिंग नल एंड रिजेक्टिंग ऑल्टरनेट, तो सुनने में अलग फील होता है ये, लेकिन जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट है ना, दोनों में आपको म्यू ग्रेटर देन 12 ही मिल रहा है। तो अल्टीमेट रिजल्ट इज ऑलवेज सेम, चाहे आप इसको कैसे भी फ्रेम करो। ठीक है मेरे ख्याल में? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको देखो, पहले तो देखो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक ही बोला, तो बाकी बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, एक बार पहले ये निकाल लेते हैं। लिखो हियर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 18, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 18, n इज इक्वल्स टू 48, ये म्यू नॉट है वो n है, x बार इज इक्वल्स टू 17 एंड s इज इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बस x बार माइनस म्यू नॉट बाई s होल थिंग इनटू रूट अंडर n, ऐसा लिख लो। सो x बार कितना है आपका 17 माइनस म्यू नॉट है आपका 18 अपॉन में s का वैल्यू 4.5 और इनटू रूट अंडर n का वैल्यू 48। सभी घटिया है, कैलकुलेशन एक बार करके बताओ कितना कितना आ रहा है। ऊपर तो मेरे ख्याल में -1, ये -10/45 कर लो इसको, और इनटू रूट अंडर 48 कितना आएगा? 6.95 क्या? ठीक है, 6.92। अच्छा, और ये पूरा कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है?
माइनस ऑफ 69.2 बाई 45, ये 450 कर लो, पॉइंट हटा दो। 692 बाई 450 करके बताओ कितना आ रहा है। -1.72। इसके आगे अच्छा -1.53, फाइन। ये आपका टी वैल्यू आया। हाँ, तो ये आपके क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फॉर्मूला सेम टू सेम, बस वैल्यूज बिठाया, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया आपका। इसके आगे आप देखो कि सेकंड पार्ट में फिर से आपसे पूछ रहा है कि एट अल्फा इक्वल्स टू इतना, व्हाट इज योर कंक्लूजन। अल्फा का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर कंक्लूजन मतलब कि इन दोनों में से किसको आप राइट मानते हो और किसको आप रॉन्ग मानते हो। कंक्लूजन देने के लिए मेरे को क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होगा, क्रिटिकल वैल्यू के लिए मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा। एन का वैल्यू अगर 48 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे लिए कितना हो जाएगा, 47। लिखो सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले मेंशन करना कि ये कौन से टाइप का टेस्ट है, उसे फोटो क्लियर होगा कि बनाना कौन सा है। लिखो इट इज टू टेल टेस्ट, इट इज टू टेल टेस्ट। अच्छा, इसमें क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या समझाया था आज सवेरे, पहले अल्फा का आधा करना होगा आपको, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 0.05 बाई 2 0.025 आएगा शायद, नहीं चलेगा। अभी आप टेबल में देखो, ये टी ऑफ 0.025 एंड अल्फा के जगह पर 47 कितना है बताओ, 2. अच्छा, इससे भी फोटो कैसा बनेगा रिकॉल करो, दोनों साइड इस तरफ और इस तरफ, और दोनों तरफ ही पॉइंट भी मार्क कर देते हैं। ये वाला हो गया आपका 2.012 और ये वाला क्या हो जाएगा -2.012, और शेड भी कर दो, ये इधर शेडेड रीजन और ये इधर शेडेड रीजन, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप अपने टी को देखो, वो कितना आया था -1.53, और सोचो कि वो किधर लोकेटेड हो। मेरे ख्याल में यहां होना चाहिए ना कहीं पे, t इक्वल्स टू -1.53। ये देखो तो मैंने सही से लोकेट किया इसको, और सही से लोकेट किया तो कहां लोकेटेड मिला है ये आपको, एक्सेप्टेंस रीजन में। इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, H0 पे, तो हम क्या बोलेंगे कि वी एक्सेप्ट H0, ठीक है। लिखो हियर t, ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू is greater than -t अल्फा बाई 2। ये याद है ना आपको, क्रिटिकल वैल्यू का एक सिंबल है ये। हियर टी वैल्यू इज ग्रेटर, टी वैल्यू नहीं, हियर क्या बोला बताओ, कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन -t अल्फा बाई 2, देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी फिर डन मान रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अभी यहां के बाद क्या होगा कि अब आपका समझो कि इस टाइप का प्रॉब्लम्स खत्म। अब आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पर आपको H0 H खुद ही फ्रेम करना है, खुद ही फिर ये वाला टेस्ट परफॉर्म करना है, और लास्ट में जाके गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई एक कंक्लूजन देना, ठीक है। अभी ध्यान से एक और बात सुनना, फिर से थोड़ा सा मैं इसको जो है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेट करने का ट्राई करूंगा। बर्नौली ट्रायल के अंदर में आपको याद होगा फिर से कि आप सक्सेस कोई भी चीज को मानो, फेलियर कोई भी चीज को मानो, अगर आपका कैलकुलेशन सब कुछ एकदम करेक्ट है तो लास्ट में आंसर सेम आएगा। डजेंट मैटर कि फेलियर आपने किसको माना है और सक्सेस आपको किसको माना है आपने। लेकिन फिर भी एडवाइजरी क्या होता था कि क्वेश्चन फाइनली जिस चीज का प्रोबेबिलिटी आपसे मांग रहा है उसी चीज को हम सक्सेस मान के चलें तो सोचना ईजी था हमारे लिए। वैसे ले किसी को भी सकते हो जबरदस्ती, अपना मतलब क्या है कि मैथमेटिकल पावर दिखाने के लिए, अच्छा देखो हमको इतना आता है। लेकिन ईजी कौन से सिचुएशन में रहता है आपके लिए कि जब जो मांगा है उसी चीज को आप सक्सेस डिक्लेयर कर दो, और जो नहीं मांगा उसको आप क्या डिक्लेयर कर दो, फेलियर डिक्लेयर कर दो। तो उससे फिर सोचना विचारना थोड़ा इजी हो जाता है। उसी तरीके से देखो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से प्रूव करके दिखाया कि ऑल्टरनेट और नल कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब ये टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो लास्ट में दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और सुनने में वो रिजल्ट आपको अलग लग सकता है लेकिन इंपैक्ट या उसका फाइनल वैल्यू आपको सेम ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर में जैसे क्वेश्चन पहले आप देख लो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक बार रीड करके भी देख लो, फिर मैं बोलता हूँ क्या बोलना है मेरे को।
अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसको पढ़ने के बाद में किसी भी स्टूडेंट के माइंड में दो टाइप का थॉट आ सकता है, ठीक है। पहले मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो दो थॉट क्या हो सकता है। ये कह रहा है कि द एवरेज हार्ट रेट फॉर इंडियंस इज इतना। तो ये आपको एक तरीके से पूरे इंडियंस लोग का एवरेज हार्ट रेट बता रहा है। मतलब ये क्या है आपका म्यू नॉट, पॉपुलेशन का मीन। एवरेज मतलब मीन, और इंडियंस का है तो मतलब पूरे पॉपुलेशन का बताया हुआ। आगे, टू लोअर देयर हार्ट रेट अ ग्रुप ऑफ 25 पीपल पार्टिसिपेटेड इन एन एरोबिक्स एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका एन। आगे सुनो, द ग्रुप वाज टेस्टेड आफ्टर 6 मंथ टू सी इफ ग्रुप हैड सिग्निफिकेंटली स्लोड देयर हार्ट रेट। द एवरेज हार्ट रेट फॉर द ग्रुप वाज 69 बीट्स पर मिनट। ये हो गया आपका एक्स बार, ग्रुप का हार्ट रेट, यानी कि सैंपल का आपको जो है वो एवरेज दिया हुआ है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना, मतलब ये एस हो गया आपका। वाज द एरोबिक्स प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग द हार्ट रेट, ठीक है। म्यू नॉट कैसे लिया, ये पूरे इंडियंस लोग का मिला के एवरेज दिया हुआ है हमको। एवरेज मतलब मीन, और पूरे इंडियन लोग का एवरेज है मतलब पॉपुलेशन का है, ठीक है। अच्छा ठीक है यहां तक। अब मेरे को इसमें फाइनली ये पूछा है कि वाज द एरोबिक्स प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग द हार्ट रेट। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो दो तरीके से इसमें H0 और HA को हम फ्रेम कर सकते हैं। क्या क्या, देखो आप ध्यान से। H0 आप चाहें तो आप ले सकते हैं कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 72, HA इज म्यू लेस देन 72। आप ये वाला काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और कोई बच्चा मान लो कि यहीं पर H0 म्यू लेस देन इक्वल्स टू 72 एंड HA म्यू ग्रेटर देन 72 मान के भी आगे बढ़ सकता है। टू बी ऑनेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये लेके काम करते हैं कि आप ये लेके काम करते हैं, फाइनल कंक्लूजन आपका सेम टू सेम आएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रोटोकॉल। जैसे बर्नौली ट्रायल के अंदर में अगर आपको जो फाइनली मांगा है उसी चीज को आप सक्सेस मान लेते हैं तो सोचना, विचारना, ये सब चीज बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन आप अगर उल्टे रास्ते जाते हैं तो आपको हर स्टेप में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो उसी तरीके से नल और ऑल्टरनेट के चॉइस से टू बी ऑनेस्ट फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल देयर इज अ सिस्टमैटिक थिंग, देयर इज अ प्रोटोकॉल। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कैलकुलेशंस और सोच विचार आपका थोड़ा सा ईजी रहेगा। वो क्या प्रोटोकॉल है इसको मैंने इस पेज में सम अप किया, इसको आप देखिए, ठीक है। 3 टाइप का सिचुएशन है। एक रिसर्च हाइपोथेसिस का सिचुएशन होता है, एक होता है टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम का सिचुएशन, और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का सिचुएशन, ठीक है। ये तीनों में आपको बताऊंगा कि हम किसको क्या बोलते हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन हमने अभी फेस किया है वो है ये वाला, कि एक क्लेम है, कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्शन नहीं चल रहा जहां पे क्वालिटी कंट्रोल का कोई बात है। ये वाला जो सिचुएशन है ये एक ऐसा सिचुएशन है कि एक क्लेम है मेरे सामने कि जनरली इंडियंस लोग का हार्ट रेट कितना होता था 72, एक एरोबिक्स का प्रोग्राम उसको कराया और फिर मेरा क्लेम है कि वो करने के बाद में मेरे हिसाब से हार्ट बीट लोअर हो जाता है। तो ये क्लेम है ना मेरा, तो वो फॉल करता है इस कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी का जब भी सिचुएशन आएगा तो फिर आपको नल और ऑल्टरनेट कैसे लेना चाहिए वो बात यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, कि इन टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम वाला सिचुएशन नल हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द क्लेम इज ट्रू, ठीक है। क्लेम क्या है ये बताओ, कि हार्ट बीट लोअर हो रहा है, ये क्लेम है मेरा, तो उसको हम मेंटेन रखेंगे ऊपर, ठीक है। और जैसे ही नल आपका डेवलप हुआ तो ऑल्टरनेट तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। वैसे मैं सच्ची बताऊं तो आप अगर ढंग से कैलकुलेशन करते हैं, घर पे ट्राई करिएगा इसको, आप इससे भी करेंगे ना तो कंक्लूजन आपका सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल देयर इज अ स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस कि अगर आप इन सब के हिसाब से सोचते हो तो आंसर आपका इजीली और कंक्लूजन वगैरह काफी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। तो टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम वाला जो भी सिचुएशन होगा ना उसमें हम हमेशा ये वाला बात मान के चलेंगे कि नल हाइपोथेसिस को क्लेम के साथ में मैच कराएंगे, ठीक है, और ऑल्टरनेट वाला ऑटोमेटिकली हमारा डेवलप हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में राइट तो दोनों है, लेकिन एक बार हम इसके साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, कि वो बोल रहा है कि लोअर हुआ तो हम उस चीज को नल में मेंशन कर देंगे। लिखूं, लेट H0 बी, ये बी नहीं मतलब आप ऐसे लिखिए H0 म्यू लेस देन इक्वल टू 72, HA म्यू ग्रेटर देन 72, H0 म्यू लेस देन इक्वल टू 72, HA म्यू ग्रेटर देन 72, ठीक है। उसके नीचे लिखो, नाउ एक एक करके समझते हैं। n इक्वल्स टू 25, n इक्वल्स टू 25, फिर x बार इक्वल्स टू 69, x बार इक्वल्स टू 69, s इक्वल्स टू 6.5, s इक्वल्स टू 6.5,
और म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 72 तो पहले ले लिए, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 72, ठीक है। और एक बात मेंशन कर दो कि अगर इस फॉर्मेट में आप डेवलप कर रहे हो तो ये कौन सा टेस्ट है आपके लिए, राइट टेल टेस्ट। लिखो, ये भी लिख दो वहां पे, इट इज राइट टेल टेस्ट, इट इज राइट टेल टेस्ट, इट इज राइट टेल टेस्ट, ठीक है। यहां तक सब कुछ। अब 2 मिनट मेरे तरफ देखो, ये जो क्वेश्चन आप फेस कर रहे हो, मैं अगर क्लास 10 में जाऊं लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जैसे वहां पे होता था कि पहले सॉल्व कैसे करते हैं वो सिखा दिया, शुरू में एकदम इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, खुद से सॉल्व कर लो। फिर क्या होता था कि एक ट्रेन जो है वो चलता है, आधे घंटे लेट पहुंचता है, 2 घंटे जल्दी पहुंचता है, बताओ ट्रेन कितने स्पीड से जा रहा होगा, फिजिकल सिचुएशन आ जाता था। ये भी एग्जैक्टली वही हुआ है कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ गया। इसके पहले समझा दिया कि क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझा दिया कि वन सैंपल टी टेस्ट कैसे वर्कआउट करता है, फिर पहले आसान क्वेश्चन दिया जहां पे सब कुछ डेवलप पहले से किया हुआ था, आपको बस कंक्लूजन देना था। यहाँ पे क्या है कि हाइपोथेसिस भी खुद डेवलप करना है और कंक्लूजन भी खुद ही देना है, तो डेवलपमेंट का काम हो गया हमारा। अब कंक्लूजन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम प्रोसेस, पहले अपना लिटमस टेस्ट का जो वैल्यू है वो निकालो, क्रिटिकल वैल्यू निकालो, टेल का मतलब टेस्ट का क्वालिटी पहचानो, और फिर से फोटो बना के देखो कि रिजेक्शन करना है कि एक्सेप्टेंस करना है। आया समझ? स्टार्ट करते हैं, लिखो। नाउ पहले क्या निकालोगे बताओ, मेरे ख्याल में टी वैल्यू निकाल लो। टी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वाज एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस होल थिंग इनटू रूट अंडर एन। सो टी इज इक्वल्स टू, एक्स बार वाज हाउ मच, 69 माइनस 72 अपॉन 6.5 into रूट ओवर 25। 69 माइनस 72 आई थिंक -3, जीरो ऊपर चला जाएगा, 65 और into 5 काटोगे तो शायद 13, कितना आ रहा है बताओ ये वाला, 2.307। गुड। ये क्या आया आपका, कैलकुलेटेड टी वैल्यू। ये फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आया आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू। आपका टेस्ट कौन से टाइप का था, राइट टेल। नेक्स्ट लिखो क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा ब्रैकेट के अंदर में म्यू। तो अल्फा में कितना डालोगे, 0.05। तो टी ऑफ, अच्छा वैसे एक काम करो, रुको, ये तो हमारा कैसा टेस्ट है, राइट टेल नहीं, ठीक है फिर सही चल रहा है। तो 0.05 और ब्रैकेट के अंदर में आई थिंक 24 ना डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका। अब इसका वैल्यू जनरली एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस में एग्जाम के अंदर में आपको दिया रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और फिलहाल कितना आ रहा है ये बताओ, 1. चलेगा यहाँ तक। फोटो कैसा बनाओगे, अच्छा एक और 1 देना है क्या, ठीक है। फोटो कैसा बनाओगे, बेल शेप्ड, और राइट साइड में ये क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट करेंगे हम लोग। ये कितना रहेगा बताओ आप, ये वाला पॉइंट 1.711। अच्छा अगर सपोज करो कि ये लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो हम ये वाला पार्ट तो लिखते, लेकिन हम इसको क्रिटिकल वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते, तब क्रिटिकल वैल्यू क्या होता हमारा इसका, नेगेटिव। चलेगा यहाँ तक सब कुछ। शेड कर देता हूँ। अब आप देखो कि आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू कौन से साइड में लाई कर रहा है, ये कौन से एरिया में लाई कर रहा है। इसका वैल्यू है -2 पॉइंट समथिंग, तो वो यहाँ कहीं पे आएगा, -2.307। तो ये कौन से एरिया में फॉल किया बताओ, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस में फॉल किया तो कंक्लूजन आपका कि वी एक्सेप्ट H0, वी एक्सेप्ट H0। और H0 को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लोअर हुआ कि लोअर नहीं हुआ, एक्चुअली लोअर हुआ। लिखो हियर क्रिटिकल वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू नहीं सॉरी, कैलकुलेटेड टी वैल्यू, हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0, ठीक है, we accept H0, hence the claim is true, the claim is true, hence the claim is true। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इसको। एक बार साथ में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि a shoemaker company produces a specific model of shoes having 15 months of average lifetime। तो जैसे ही ये एवरेज बोल दिया, मैं समझ गया कि पॉपुलेशन का μ0 है। आगे, one of the employee in their R&D division claims to have developed a product that lasts longer। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च है इसमें, और ये क्लेम कर रहा है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा चलेगा उसका जूता।
आगे ये देखो क्या है, द लेटेस्ट प्रोडक्ट वॉज वर्न बाई 30 पीपल, ये आपका n है, एंड लास्टेड ऑन एन एवरेज ऑफ 17 मंथ, मतलब ये x बार है, ठीक है। द वेरिएबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल शूज इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू ग्रुप विच इज 5.5 मंथ्स, ये हो गया s। इज द डिजाइनर्स क्लेम ऑफ बेटर शूज सपोर्टेड बाय द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल, ठीक है। अभी हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं एंड हो जाता, तो वहां पर फिर आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से सोचना होता, और यहां पर डायरेक्टली ही बोल दिया कि मेक योर डिसीजन यूजिंग टी टेस्ट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या नहीं, ये एट होना चाहिए था, एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल्स टू दिस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, बुक में जो क्वेश्चन फ्रेम्ड है ना, उसमें इस लाइन में ये वर्ड पहले से दिया हुआ है कि मेक योर डिसीजन यूजिंग टू टेल टी टेस्ट, ठीक है। अभी मेरा कहना ये है कि ये वाला लास्ट लाइन दिया हुआ हो भी सकता था और ये वाला लास्ट लाइन दिया हुआ नहीं भी हो सकता था, बिना ये लास्ट लाइन के भी आपसे कंक्लूजन मांग सकता था, क्लियर मेरे ख्याल में। अब इसके अंदर में व्हाट आई कैन सी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह है, और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल का सिचुएशन है, प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो, मार्केट में लॉन्च करोगे उसको, तो क्वालिटी कंट्रोल का सिचुएशन जब भी आएगा तो आपको एक बार प्रोटोकॉल की तरफ अगर आप जाओगे तो देखो लास्ट टाइम पढ़ो आप एक बार इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर सिचुएशन, और आगे चल के कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस कभी भी अगर बोला हुआ आपको बिटवीन द मीन्स, मैं एक सेकेंड आ रहा हूं। अब यहाँ देखो, वैसे तो ठीक है, आपका सोचना भी सही है कि R&D भी है, क्लेम भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट लॉन्च का ही बात है, ठीक है, कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि लॉन्च नहीं करना है। तो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च का या क्वालिटी कंट्रोल का सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से भी आपको टू टेल टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, इस वाले लैंग्वेज का क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं है, हम हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस जब भी कोई क्वेश्चन में पूछे तो वहां पर भी आपको टू टेल डेवलप करके फिर काम करना चाहिए, चलेगा मेरे ख्याल में। और इस वाले क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले से बोला हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर में कि टू टेल टेस्ट की तरफ ही जाओ। हालांकि जनरली ये सपोर्ट या ये वाला हेल्प जो है क्वेश्चन में किया हुआ नहीं रहता, ये आपको खुद ही डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉन्च का कोई भी सिचुएशन, तो उसको किससे डील करेंगे हम लोग बताओ, टू टेल। और इसके पहले हमने कौन सा देखा, वैलिडिटी ऑफ क्लेम, तो उसमें क्या करना है, जो भी वो क्लेम कर रहा है उसको आप डाल दो नल में, और अपोजिट को अपने आप कहाँ चला जाएगा, वो अल्टरनेट में, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो डेवलप करते हैं इसको, लिखो हियर, सबसे पहले आप लिखो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 15, या म्यू नॉट नहीं, आप ऐसे कर लो, एच नॉट नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल्स टू 15 एंड एच ए म्यू नॉट इक्वल्स टू 15, म्यू इक्वल्स टू 15, एच ए म्यू नॉट इक्वल्स टू 15, चलेगा। आगे लिखना म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 15, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 15, सारा डेटा फटाफट डालते जाओ, n इज इक्वल्स टू 30, फिर x बार इज इक्वल्स टू 17, फिर s इक्वल्स टू 5.5, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। अब लिखो नाउ, पहले आप लिटमस पेपर निकालो t, तो वो हो जाएगा x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना, s होल्डिंग इन टू रूट अंडर n। सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल्स टू x बार आपका था 17 माइनस म्यू नॉट वॉज 15 अपॉन s वॉज 5.5 इनटू रूट n वॉज रूट अंडर 30। सो यहाँ से मेरे ख्याल में दो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो 20/55 इनटू रूट अंडर 30 कितना आ रहा है, 5.4, और ये ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा 1.99। ये क्या है आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू। नहीं वो करने से बहुत रिस्क है, मत करो, ऐसे रहने दो। ये आ गया आपका कैलकुलेटेड टी वैल्यू। अब आपको फाइनल कंक्लूजन देने के लिए और क्या चाहिए पड़ेगा, क्रिटिकल वैल्यू। फिर क्रिटिकल वैल्यू के लिए अब आपको सोचना होगा किस टाइप का डेवलपमेंट किया है आपने, टू टेल, तो उसका फिर क्रिटिकल वैल्यू निकालने का प्रोसेस आपको याद होना पड़ेगा। उसमें पहले लिखो, आपको अल्फा का आधा करना पड़ेगा, अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.05/2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.025,
ठीक है। नाउ क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या, टी ऑफ अल्फा बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर में न्यू, दिस इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0.025 और ब्रैकेट के अंदर में 29 है। कितना आ रहा है टेबल से वैल्यू देख के बताओ, 1.69, गलत बता रहे हो, 2.045, ठीक है। ये समझ में आया आप? अब आप खुद से फिर से सोचो पहले कि ये जो आपका टेस्ट था ये कैसा था, टू टेल फोटो कैसा बनाना है, दोनों तरफ शेडेड रीजन होना चाहिए। तो आपका फोटो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, देखो ऐसा, एक इधर एक इधर, दोनों पॉइंट का जो नाम है ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2.045 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2.045, इधर भी शेडेड इधर भी शेडेड, शेडेड पार्ट रिजेक्शन रीजन, नॉन शेडेड पार्ट एक्सेप्टेंस रीजन। अब आप देखो कि आपका असली टी कितना था 1.9 है, ये किधर आएगा बताओ, बीच में यहाँ, ठीक है ना, टी इक्वल्स टू 1.99, ठीक है। नीचे देखो हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू लेस देन टी अल्फा बाई 2, लेस देन टी अल्फा बाई 2 यानी कि क्रिटिकल वैल्यू। नीचे लिखो देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0, वी एक्सेप्ट H0। अच्छा H0 को यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनली फिर इसके कंक्लूजन का क्या होगा कि इसका जो क्लेम्स है वो हम सपोर्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहा था कि बेटर शू है। और बेटर तो तब होता है ना जब 15 से ज्यादा उसका लाइफ स्पैन आ जाता। आपने तो अल्टीमेटली H0 को एक्सेप्ट किया ना, तो लाइफ स्पैन तो 15 महीना ही रहा आपका, आया बात समझ। तो वी एक्सेप्ट H0 एंड हेंस वी रिजेक्ट द क्लेम ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। वो बोल रहा था ना कि उसने बेटर शू बना दिया, नहीं बनाया उसने, ठीक है। लिखिए वी एक्सेप्ट H0 एंड हेंस वी रिजेक्ट द डिजाइनर क्लेम, ये हेंस वी रिजेक्ट द डिजाइनर्स क्लेम ऑफ मेकिंग बेटर शूज, हेंस वी रिजेक्ट द डिजाइनर्स क्लेम ऑफ मेकिंग बेटर शूज। अच्छा इस वाले पार्ट को रिपीट करूं कि ये कैसे हुआ, कि समझ में आ गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखो पढ़ो इसको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2022 में आया था, ये PYQ है, पढ़ो। आते हैं उसमें आते हैं, मैं फटाक से जंप नहीं करूंगा उस कंक्लूजन पे। ये कह रहा है कि 10 कार्टून्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, बढ़िया बात है। द मीन नेट वेट ऑफ द 10 कार्टून्स इज इतना, मतलब ये क्या है, ये x बार है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इतना, मतलब ये क्या है, ये s है। डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंडेड मीन ऑफ इतना। एक बार बुक में चेक करो तो ये वर्ड सेम है क्या यहाँ पे, ये कुछ गड़बड़ हो गया, इंटेंडेड ही है, तो ये वैसे आपका म्यू नॉट हो जाएगा और 10 आपका, हाँ ये n हो जाएगा आपका, करेक्ट लिखो। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, लिखो क्या, 10 कार्टून का जो सैंपल लिया है उसका मीन ये दिया हुआ है हमको, तो सैंपल का मीन अगर ये हो गया तो इसको तो x बार ही बनना पड़ेगा, और एक मीन का अगर मेंशन नहीं है तो उसको म्यू नॉट ही होना पड़ेगा, दूसरा क्या हो सकता है वो। अच्छा ठीक है यहाँ तक सब कुछ। नेक्स्ट अभी फिर से बात है कि हम नल और ऑल्टरनेट किस तरीके से डेवलप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो कि डज द सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली। अब इसी लैंग्वेज का मैं बात कर रहा था प्रोटोकॉल में जो मैंने लिखा है, देखो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, इससे रिलेटेड कोई भी सिचुएशन हो तो क्या करना है आपको, टू टेल बनाना है, ठीक है। लिखो हियर H0 में मान के चलो क्या, म्यू इज इक्वल्स टू 12, HA में म्यू नॉट इक्वल्स टू 12, HA में म्यू नॉट इक्वल्स टू 12, ठीक है। फिर लिखूं नाउ T इज इक्वल्स टू, या T नहीं पहले ये सब मेंशन कर दो थोड़ा सा, N इक्वल्स टू 10 कॉमा x बार इज इक्वल्स टू 11.8 कॉमा S इज इक्वल्स टू 0.15, फिर मेरे ख्याल में
म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 12। अब देखना t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस होल थिंग इनटू रूट अंडर n। सो t इज इक्वल्स टू एक्स बार वाज 11.8 माइनस 12 अपॉन में s की जगह पर 0.15 और होल थिंग इनटू रूट अंडर 25 था ना, अच्छा नहीं 10 था सॉरी, तो रूट अंडर 10। अच्छा ऊपर तो शायद 0.2, नीचे 0.15, अच्छा माइनस, और इनटू में रूट 10 का वैल्यू 3.1, ठीक है। अच्छा इसमें मेरे ख्याल में एक उड़ जाएगा तो माइनस ऑफ 20/15 हो जाएगा ये वाला, और अच्छा वो भी उड़ ही जाएगा क्या, पूरा ही उड़ जाएगा शायद, 2/15 होगा शायद ये गलत बोल रहा हूँ, 2/15 इंटू, हाँ मतलब एक डेसिमल इसके पास भी था तो इसका एक साथ चला गया। अच्छा अल्टीमेटली माइनस ऑफ 62/15 कितना आ रहा है, 2 चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है आपका टी वैल्यू, ये कैलकुलेटेड टी वैल्यू, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू, ठीक है। अभी लेकिन रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस करने के लिए और क्या चाहिए होगा आपको, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए दो बात, पहला कि पहचानो कि किस टाइप का टेस्ट है ये आपका, ये 2 टेल है 1, हार्दिक हमेशा फंसाता रहता है, 2 नहीं आ रहा है, हार्दिक सही था। अच्छा छोड़ एक बार कर लेते हैं, आप कैलकुलेशन का टेंशन मत लो, वो आप करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, अभी आप प्रोसेस पे ध्यान दो, चलेगा मेरे ख्याल में यहाँ तक। मैं आपके कैलकुलेशन पे ट्रस्ट करता हूँ कि ये इतना ही आ रहा है, बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है, सुनना ध्यान से। अभी नेक्स्ट है कि रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस करने के लिए आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि टेस्ट कौन से टाइप का है, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्रिटिकल वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली फोटो, फिर करना है हम लोग को, ठीक है। तो लिखो नाउ, अच्छा ये किस टाइप का टेस्ट है ये बताओ, 2 टेल, तो क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा सोचो, यह पहले अल्फा का आधा कर लो, अल्फा/2 इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना 0.5 ही है, 0.05/2 सॉल्व करने पे 0.025 इस टाइप का आ जाएगा। क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा फिर, आई थिंक टी ऑफ अल्फा/2 ब्रैकेट में म्यू, तो सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में टी ऑफ यहाँ रहना चाहिए 0.025 और ये आएगा शायद 9, कितना आ रहा है टेबल से वैल्यू 2.262। फोटो जब आप बनाएंगे, एक मेरे ख्याल में ये और एक मेरे ख्याल में ये, फिर ये वाला हो गया आपका 2.262 और ये वाला हो गया आपका -2.262, ठीक है। शेडेड रीजन यहाँ भी है और शेडेड रीजन यहाँ भी है। अब देखो कि आपका टी कितना आया था, -4 पॉइंट समथिंग, तो ये किधर लाई करेगा, ये रिजेक्शन रीजन, ये मतलब यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका -4.2, चलेगा। कहाँ आ रहा है ये, रिजेक्शन रीजन में, तो क्या करोगे आप, रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट HA लिखूं, हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज क्या, लेस देन -t अल्फा/2, इज लेस देन -t अल्फा/2। नीचे लिखो देयरफॉर we reject H0 and accept HA, reject H0 and accept HA। लास्ट लाइन एक बार पढ़ के बताओ तो मैंने क्या बोला, we reject H0 and accept HA। अच्छा इसमें फिर से ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आप बस यहाँ रुक नहीं सकते, एक लाइन आपको और बोलना होगा, ठीक है। अब आपने अगर HA को एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब जो इंटेंडेड मीन था वो 12 आया कि 12 से अलग आया, तो इसका मतलब जो सैंपल मीन डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है। 12 आ जाता तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं था, हमारा तो अलग आया ना, हमारा जो मीन आया वो तो 12 से अलग आया तो सिग्निफिकेंट है। नीचे लिखो हेंस सैंपल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इंटेंडेड मीन,
Hence sample mean differ significantly from intended mean. ठीक है यहां तक? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, सुनो एक बार मैं ही रीड करके थोड़ा काम को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखो यहाँ पे। ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द एवरेज रेनफॉल इन अ गिवन एरिया इज इतना। ये क्या है मतलब, ये म्यू नॉट है आपका, एरिया का एवरेज रेनफॉल इतना बताया जा रहा है, ध्यान से सुनते जाना। आगे ये कह रहा है कि हाउएवर अ लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्लेम्स दैट रेनफॉल वाज अबव एवरेज। इस बात को समझो, क्लेम हो रहा है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्रोडक्ट का सिचुएशन नहीं है, बस वो क्लेम कर रहा है कि एवरेज से ज्यादा रेनफॉल हुआ, ये उसका क्लेम है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है from 2016 to 2020 and argues that average rainfall during this period was significantly different from overall average rainfall. ठीक है, the following average rainfall for the observation period इतना to इतना, ये दिया हुआ कुछ डेटा, is the meteorological department's claim about the rainfall true given alpha is equals to this. What is the claim? कि एवरेज से ज्यादा हुआ है, और क्लेम का सिचुएशन होने से क्लेम को हम डाल देते हैं नल में। ठीक है ना, तो लिखो हियर H नॉट में क्या मानोगे बताओ, म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और एच ए में क्या आ जाएगा बताओ, म्यू लेस देन 8। यहां तक समझ में आया? अभी थोड़ा परेशानी है, यहाँ परेशानी क्या है समझना ध्यान से। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि एक्स बार, एस, एन, ये सब कुछ बढ़िया से दिया रहता था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली डेटा है, तो यहां पर वो सारा चीज आपको निकालना पड़ेगा, और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, करें स्टार्ट करें उस चीज को। लिखिए हियर, आई थिंक एक चीज पता है हमको कि n कितना होगा। n कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो लिखो n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5 कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू 0.025, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.025। फिर हमको चाहिए होगा x बार, s और n, तो चलो है ही हमारे पास में, तो x बार और s चाहिए होगा बेसिकली, निकालते हैं। लिखो x बार इज इक्वल्स टू, क्या होता था, मैं एक बार ना थोड़ा सा फॉर्मूला भी लिखना चाहूंगा, बोलो तो x बार इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में क्या आएगा, इन सारे का एवरेज, राइट। तो 8 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 बाई 5, कितना आ रहा है 31/5 और 6.2, चलेगा यहां तक। आगे लिखो ना, एस के लिए आप रिकॉल करो कि एस था क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका एक फॉर्मूला मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, और इस पे ना आप स्टार लगाओ कॉपी में। हाँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप ना कौन से कॉन्टेक्स्ट में, ये कौन से आइडिया से निकालना चाहते हो वो रिकॉल करो। इसमें आपको सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रेडिक्शन करने का ट्राई कर रहे हो? यहां सैंपल का ही चाहिए। अब आप थोड़ा पुराना बात अगर रिकॉल करोगे तो मैंने वहां समझाया था कि जब सैंपल का ही आपको चाहिए होता है तब रहेगा समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अगर पॉपुलेशन प्रेडिक्शन का बात होता तो वहां पर ये क्या हो जाता, n-1, लेकिन यहां पर हमको सैंपल वाला ही चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए नीचे क्या रहेगा n। दूसरा बात कि ये वाला चीज आपको निकालना पड़ेगा, तो ये वाला चीज के लिए क्या क्या चाहिए होगा सोचो, एक टेबल चाहिए होगा xi माइनस एक्स बार, और एक चाहिए होगा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, डेटा आपका है 8 5 7 5 6, 8 का एक्स बार आया 6.2 ना, तो कितना आ जाएगा बताओ, आई थिंक -1. नहीं 1.8 क्या, फिर 5 माइनस 6.2 तो -1.2, 7 माइनस 6.2 तो 0.8, और 5 माइनस 6.2 -1.2, और 6 माइनस 6.2 तो आई थिंक -0.2। चलेगा, फटाफट थोड़ा सा स्क्वायर बताओ तो इसका 3.24, इसका 1.44, इसका 0.64, इसका 1.44, और इसका 0.04। चलेगा, ठीक है यहां तक। इन सारे का सम टोटल बताओ जल्दी से, करके देख लो एक बार अच्छे से। 6.8
6.8 और s इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आपके लिए रूट अंडर 6.8 अपॉन 5. दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 68 अपॉन 50. और बोलो कितना आ रहा है? पहले इसका कैलकुलेशन बताओ. 1.36 इसका, तो रूट अंडर 1.36 और फाइनली 1.16. ये आपके एस का आंसर आया. चलेगा. अच्छा डन मेरे ख्याल में यहाँ तक. अब आपके पास में सारा रिक्वायर्ड सामान आ गया है. अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टी लिखिए. नाउ टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस इन टू रूट अंडर एन. एक्स बार वॉज 6.2 माइनस म्यू नॉट वॉज आई थिंक 8 अपॉन एस वॉज 1.16 इंटू रूट अंडर एन. तो एन कितना था आपका? 5. सो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में माइनस ऑफ 1.8 अपॉन 1.16 इंटू 1.41. ठीक है. अभी पहले 0.23 नीचे एक जीरो आ जाएगा शायद, नहीं तो 18 इंटू 141 अपॉन 116. अच्छा 2.23 सॉरी मैंने रूट 2 का लिख दिया गलती से. 2.23 तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में नेगेटिव ऑफ 18 इंटू 223 अपॉन 1160. ऐसा कुछ. कितना आ रहा है? ये आ रहा है सबका. अच्छा ये टी आया आपका. ठीक है ना. अब क्या चाहिए होगा आपको? क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू के लिए एक बार टेस्ट देख लो किस टाइप का डेवलप किया है हमने. कैसा डेवलप किया बताओ? लेफ्ट हील. तो लिखो पहले आपने ऐसे लिखो टी अल्फा विथ म्यू. मैं इसको क्रिटिकल वैल्यू नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लेफ्ट हील टेस्ट है तो इसका नेगेटिव मेरा क्रिटिकल वैल्यू होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू टी ऑफ 0.05 और ये 4 हो जाएगा शायद. कितना आ रहा है? कितना अलग था क्या कुछ? अच्छा 0.25 सॉरी 0.025. ठीक है. और ये 4. अच्छा कितना आ रहा है ये बताओ? 2.6. ठीक है. क्रिटिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2.776. चलेगा यहां तक. अभी हो गया, क्रिटिकल वैल्यू भी आ गया. अब आपका काम है फोटो बनाने का. कौन सा टेस्ट है ये वाला? लेफ्ट हील. तो फोटो उसके हिसाब से बनाओगे ऐसा. यहां हो गया आपका बाउंड्री, ये हो गया आपका क्रिटिकल वैल्यू माइनस ऑफ 2.776. ये हो गया आपका रिजेक्शन रीजन. और अब सोचिए कि आपका जो आया हुआ टी है कैलकुलेटेड टी वो किधर लाई कर रहा है? -3 पॉइंट समथिंग. तो रिजेक्शन में ही रहेगा शायद यहाँ पे. तो -3.46 ये है आपके टी का आंसर. चलेगा. नीचे लिखूं हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू. हियर कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल टी वैल्यू. हेंस क्या करना है? रिजेक्शन रीजन में आया तो रिजेक्ट होगा. कौन रिजेक्ट होगा? H0 रिजेक्ट होगा. हेंस वी रिजेक्ट H0. हेंस वी रिजेक्ट H0. ठीक है. अच्छा अभी एक कंक्लूडिंग लाइन और देना होगा कि इस बंदे का क्लेम क्या था कि बढ़ गया, लेकिन बढ़ा तो नहीं. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस द क्लेम इज नॉट ट्रू या फॉल्स. ठीक है. एक लाइन और लगा दो कि हेंस द डिपार्टमेंट्स क्लेम इज फॉल्स. डिपार्टमेंट्स क्लेम इज फॉल्स. ठीक है. चलो आज यहीं स्टॉप करेंगे एक बार.